हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में जिसमें हम फागु, नाथ, जैन, ये हमने साहित्य पढ़ लिया। अब आज हमको पढ़ना था कौन से? तो आज हमको पढ़ना है रासो साहित्य पढ़ना है। कौन सा? आज हमको पढ़ना है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन है? रासो के में महाकाव्य कौन है? किन्हें कवि महाकवि माना गया है रासो में? और महाकाव्य किसे माना गया है? तो ये सब चीजें हम क्या देखें, और किस नाम से भी इसको जाना जाता है रासो काव्य। ये सब चीजें हम क्या करने वाले, देखने वाले। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है रासो साहित्य। क्या पढ़ना? रासो साहित्य। रासो साहित्य। रासो साहित्य को और किस नाम से जानते हैं? इसको वीर गाथा काव्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या इनको वीर गाथा काव्यों के नाम से भी जाना जाता है? इस साहित्य को क्या वीर गाथा के काव्य, वीर गाथा गाथा काव्य भी इन्हें कहा जाता है, वीर गाथा है, क्योंकि इनमें राजाओं के बहुत बहुत वीरता के वो मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि राजा बहुत पराक्रमी वीर थे, बहुत युद्ध, इनके युद्धों का वर्णन मिलता है बहुत तरीके से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो इसमें जो इसका प्रथम माना जाता है, सबसे प्राचीन काव्य वो कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? वीर गाथा का जो परंपरा का जो प्राचीन ग्रंथ है वो किसको माना है? विसल देव रासो को माना है। किसको माना है? विसल देव रासो। और विसल देव रासो किसकी है रचना है? वो है नरपति नाल की रचना। किसकी? विसल देव रासो जो है वो किसकी है? नरपति नाल की रचना। नरपति नाल की एक और रचना है, वो है कौन सी? विजयपाल रासो। कौन सी है? विजयपाल रासो। फिर देखते हैं विजयपाल रासो यह फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, फिर आते हैं कि अच्छा जो महाकवि कौन है? महाकवि, तो महाकवि किसको माना है? चंद्रवरदाई को माना है। किसको? चंद्रवरदाई को क्या माना है? महाकवि। और महाकाव्य किसे माना है? तो महाकाव्य जो माना हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, तो वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना। क्या माना है? पृथ्वीराज रासो को क्या माना गया? प्रथम महाकाव्य। और इसके जो लेखक हैं चंद्रवरदाई, उनको महाकवि माना गया है। किसके? तो ये तीन चीजों को क्या करते हैं? लिखते, नोट करते हैं। चलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? वीर गीत परंपरा का, वीर गीत परंपरा का, वीर गीत परंपरा का, वीर गीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना है? तो प्रथम ग्रंथ कौन सा? विसल देव रासो। कौन सा? विसल देव रासो। विसल देव रासो किसको माना है? वो माना गया है विसल देव रासो को। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? वो माना गया है किसको? विसल देव रासो को। और ये किसकी रचना है? तो विसल देव रासो किसकी रचना है? तो कहेंगे नरपति नाल की। किसकी? नरपति नाल। इनकी एक और रचना है नरपति नाल की, वो कौन सी है? तो उसको भी लिख लो, विजय पाल रासो। कौन सी? विजय पाल रासो। पूछ लिया जाता है, विजय पाल रासो इनकी रचना है। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नोट करो। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि शुक्ल जी ने किसको तो माना है महाकवि। तो शुक्ल जी ने हिंदी का जो प्रथम महाकवि है वो किसको माना गया है? वो है किसको? चंद्रवरदाई को। शुक्ल जी ने, लिखो शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको? हिंदी का प्रथम महाकवि
महाकवि किसे माना है? प्रथम महाकवि किसे? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किसको? चंद्रवरदाई किसको माना? चंद्रवरदाई को माना है। किसको माना? चंद्रवरदाई को माना है। चंद्रवरदाई का जो महाकाव्य है वो कौन सा है? वो है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। जब महाकवि चंद्रवरदाई को माना गया है तो पृथ्वीराज रासो को क्या माना गया है? महाकाव्य। क्या माना गया? महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य। कैसा? हिंदी का कैसा? प्रथम महाकाव्य। क्या माना गया? प्रथम, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। किसने? शुक्ल जी ने प्रथम महाकाव्य किसे माना? चंद्रवरदाई को माना है। उनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को क्या माना गया? प्रथम महाकाव्य माना गया है। क्या माना गया है? प्रथम महाकाव्य माना गया है। और इनको महाकाव्य और किसने चंद्रवरदाई को महाकवि माना है? तो वो किसने माना है? वो क्या? मिस्र बंधुओं ने भी क्या माना? चंद्रवरदाई को महाकवि माना गया। किसने? मिस्र बंधुओं ने भी क्या माना है? ने भी क्या माना है? महाकवि माना है। महाकवि माना है। ठीक है, इतनी चीज नोट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? आगे चलते हैं। इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये इन्होंने क्या माना है? पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? महाकाव्य। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको माना है क्या? सुख सुखी संवाद। क्योंकि इसमें तोता की ही कहानी है, तोता ही पूरी उसमें क्या करता है? कहानी सुनाता है। तो उसने क्या माना? सुख सुखी संवाद ही क्या है? उनको माना है। उस ग्रंथ को क्या माना? सुख सुखी संवाद माना है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? को सुख सुखी संवाद माना है। क्या माना? संवाद माना है। सुख सुखी संवाद माना है। क्यों माना है? क्योंकि इसमें क्या है? पूरी कहानी को तोता सुनाता है और तोता की है, इसलिए इसको क्या है? सुख सुखी संवाद माना है। उन्होंने माना है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और रचनाएं जो परीक्षा में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट, उनको देखो। तो किसकी? जैसे खुमान रासो। कौन सी एक है? क्या? खुमान रासो पूछ लिया जाता। खुमान रासो। तो खुमान रासो किसकी है? तो कहेंगे भैया खुमान रासो है किसकी? दलपति विजय की। किसकी? दलपति विजय। ये थलपति विजय नहीं, ये दलपति विजय है। ये कौन है? ये कौन है? दलपति विजय। ये थलपति विजय नहीं, दलपति विजय है। और कौन सी एक है? परमाल रासो, जो महोबा के बारे में, हमारे महोबा के बारे में लिखा हुआ है। परमाल रासो, महोबा के जो राजा थे परमाल बहुत परीक्षा पूछा था। परमाल रासो किसने लिखी? ये लिखी जगनिक ने। इसके लेखक कौन है? जगनिक की है। परमाल रासो किसने लिखी? तो कहेंगे जगनिक ने लिखी। किसने लिखी? जगनिक ने लिखी। इतनी चीजें नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर आते हैं, इसके बाद कौन आते हैं? हमारे आ जाएंगे विद्यापति आएंगे। तो विद्यापति की कितनी तो विद्यापति के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं विद्यापति को। विद्यापति के बारे में काफी चीजें पढ़नी, इसको साफ कर देते हैं। विद्यापति के बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जाते हैं विद्यापति की 3 रचनाएं हैं। विद्यापति की कितनी? 3 रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और कौन सी? पदावली।
अब इसमें ये इनकी रचना है, विद्यापति की इम्पोर्टेंट है, तो इनको इनके नाम है। अब इनमें ये भी पूछा जाता है कि ये कीर्ति लता या कीर्ति पताका किस भाषा में है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो भाषा है वो कैसी अवहट्ट है, कैसी अवहट्ट भाषा है। और जो पदावली है उसकी कैसी भाषा है, तो वो कैसी मैथिली भाषा में लिखी है। वो किस भाषा में लिखी है, मैथिली भाषा में लिखी है। तो वो किस भाषा में लिखी है, वो लिखी है मैथिली भाषा में। किस भाषा में लिखी है, मैथिली भाषा में। अब जो बच्चन सिंह हुए उन्होंने विद्यापति को क्या जाति कवि भी कहा, तो लिख लो, ये वाक्य है, पूछ लिया जाता है। तो बच्चन सिंह, जो अमिताभ बच्चन के पिता बच्चन सिंह, हरिवंश राय बच्चन, बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा, जातीय कवि कहा। क्या कहा, जातीय कवि कहा है। क्या कहा है, जातीय कवि कहा है। और किसने, इनकी जो क्या है पदावली है, इसको किस नाम से जानता है, नागिन। क्या है, नागिन की लहर के नाम से भी जानते हैं। क्या, नागिन की लहर। तो ये नागिन की लहर इनकी किसने कहा, नागिन की लहर इसको लिखो, किसने कहा, कि किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली को क्या कहा, पदावली को क्या कहा, नागिन की लहर। नागिन की लहर, किसकी, नागिन की लहर कहा, नागिन की लहर कहा। किसने कहा, तो ये कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। क्या कहा, नागिन की लहर। विद्यापति किससे, तो विद्यापति जो है, विद्यापति ये किसके शैव संप्रदाय के, किसकी, ये शैव संप्रदाय से थे। किसके, शैव संप्रदाय अगर पूछे तो ये किससे, विद्यापति जो थे ये किससे थे, ये थे शैव संप्रदाय से संबंधित थे। किससे, इतनी चीजें विद्यापति के बारे में इंपॉर्टेंट हैं, तो इतनी चीजें विद्यापति के बारे में लिखो। फिर आगे चलते हैं हम, इतनी चीजें विद्यापति के बारे में। फिर चलते हैं हम किसके बारे में, आमिर खुसरो। किसके बारे में, आमिर खुसरो। दुराए नैना बनाए बतियां, ये किसकी, आमिर खुसरो की। तो इनकी भी रचनाएं। ये किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी भी रहे हैं। किसके रहे, आमिर खुसरो किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी भी रहे हैं। तो ये दरबारी कवि भी थे। चलिए आमिर खुसरो के बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद कुछ जो और इम्पोर्टेंट बिंदु होंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, भक्ति। तो ये हमारा आदिकाल, हमारा ये क्या यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर हम भक्ति काल को उठा के पढ़ेंगे। क्या करेंगे, भक्ति काल को उठा के पढ़ेंगे। तो आमिर खुसरो, आमिर खुसरो, आमिर खुसरो, ये हो गया हमारा आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की रचनाएं पहले लिखी। आमिर खुसरो की रचना कौन कौन सी हैं, तो ये कौन सी, खलिक बाबरी या खलिक बारी, खालिक बारी, कौन सी, खालिक बारी है। दूसरी लिखो, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, पहेलियां हो गई, मुकरियां हैं, और कौन सी है, दो सुखने हैं, गजल है। चौथी है दो सुखने गजल। ये किसकी है, आमिर खुसरो की रचनाएं हैं। किसकी है, आमिर खुसरो की रचना है। इनका पूरा नाम यदि देखा जाए तो इनका नाम क्या था, इनका नाम पूरा नाम था क्या, अबुल हसन। क्या होता इनका नाम, अबुल हसन आमिर खुसरो, अबुल हसन आमिर खुसरो, ये इनका नाम था। ठीक है, ये किसके दरबारी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। किसके, अलाउद्दीन खिलजी
खिलजी के क्या थे? दरबारी थे, दरबारी कवि, दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। ये किसके? ये अमीर खुसरो। ये किसके? तो आमिर खुसरो ये किसके? निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। किसके? ये किसके? निजामुद्दीन औलिया। ये औलिया, निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हीं को क्या? इनको आमिर खुसरो को किसकी? खड़ी बोली का क्या बोले जाते हैं? ये खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। इनको खड़ी बोली का, खड़ी बोली का आदि कवि, आदि कवि भी माना जाता है। और ये हैं, ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने अपने उसमें कितने 11 राजाओं का आरोहण देखे, या 11 राजाओं को पद पर बैठते देखा। तो इन्होंने कितने? 11 राजाओं का क्या देखा? आरोहण देखा। आरोहण देखा। इन कवि ने कितने? 11 राजाओं को एक पद पे बैठते हुए देखा है। इनको किसने? एक हुए कवि ईश्वर प्रसाद ने इनको महाकवि या किसकी? कवियों का राजकुमार की संज्ञा भी दी है। तो क्या ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने? ईश्वर या ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा? महाकवि या कवियों का राजकुमार, या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। इतनी चीजें इनके बारे में इम्पोर्टेंट थी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं जो पूछी जा सकती हैं। इतनी चीजें नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम चलते हैं और इम्पोर्टेंट जो लौकिक साहित्य की हो, तो लौकिक साहित्य में एक दो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, एक दो लाइनें। तो लौकिक साहित्य के फिर अन्य जो बिंदु हैं उनको देख के क्या करेंगे? इसको समाप्त करेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर जो हमारा होगा भक्ति काल, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? आदिकाल हो गया। आदिकाल हमें पढ़ लिया। ठीक है। अब देखते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में क्या है? एक इम्पोर्टेंट है ढोला मारू रादूहा। 11वीं सदी की प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ये कब का पूछा जाए तो कौन सा? ढोला मारू रादूहा। ये कब का है? ये 11वीं शताब्दी की रचित प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ये क्या है? 11वीं सदी का। कब का? 11वीं सदी का रचित प्रेम काव्य है। क्या? प्रेम काव्य है। प्रेम काव्य, ठीक है। और एक चीज है, एक है वसंत विलास। कौन सा? वसंत विलास। एक वसंत विलास है, वसंत विलास। तो इतनी चीजें याद रखनी लौकिक साहित्य में। दो चीजें को याद, ढोला मारू रादूहा और वसंत विलास। ये कैसे? लौकिक साहित्य के ग्रंथ है। क्या है? लौकिक साहित्य के ग्रंथ है। फिर इसमें देखते हैं जो दो चार बिंदु और इम्पोर्टेंट हैं, विविध पॉइंट में लेके विविध पूछे जा सकते हैं। विविध बिंदु, तो देखिए विविध में नोट करिए एक दो पॉइंट। क्या है कि अपभ्रंश भाषा के कितने? 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? तो अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश भाषा में कितने? 3 प्रकार के क्या बंध पाए जाते हैं?
नंबर 1 कौन सा है? दोहा बंध, पदधनिया बंध और गेय पद बंध। दोहा बंध, दोहा बंध। नंबर दूसरा कौन सा? पदधनिया बंध, पदधनिया बंध। और नंबर तीसरा कौन सा है? वो कौन सा? गेय पद बंध, गेय पद बंध। ये क्या? 3 बंध पाए जाते हैं। क्या? तो 3 बंध पाए जाते हैं। और क्या है? और कुछ इम्पोर्टेंट? कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी चीजें हैं, इसको नोट कर लो बस। अब कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी चीजें अब हम कल क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। कल इसको स्टार्ट करेंगे भक्ति का। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल पढ़ेंगे भक्ति का। थैंक यू दोस्तों।